Today we are going to discuss a chapter The Rise of Nationalism in Europe. क्लास 10th आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मीन्स होता है जब ये एक फीलिंग है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कैसे आई थी। तो यूरोप, आपने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर याद होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस जो भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आपने उसको पढ़ लिया एक बार तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी बहुत सारे वीडियोस देखने की, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। नो डाउट कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉर यू। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए कि उन्हें वो शॉर्ट टर्म थोड़े थोड़े याद हो जाएं, लेकिन जो क्लास 10th में है उनको अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा, आपके चैप्टर का कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा और आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ऐसा अक्सर होता है जब बोर्ड एग्जाम बच्चे देते हैं या फिर प्री बोर्ड देते हैं, पूछते हैं ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। वो छूटता है इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपने थोड़ा क्लास में पढ़ लिया, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोज़ से देख लिया। तो वीडियोज़ में मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया जाता है, बट येस व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन हमेशा बीच की लाइन से आते हैं। आपको यकीन, जो आईएएस पीसीएस होते हैं वो भी आपकी बुक्स को ही प्रेफर करते हैं। सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन से इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बुक्स की लाइंस को पढ़ें, समझें। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो गुड लक। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने पेशेंस के साथ इसको पढ़ लिया तो नो डाउट आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी और वीडियो को देखने की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पिक्चर दी हुई है बहुत प्यारी सी बुक में आपके। इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये पूरी दुनिया के लिए एक चित्र था जिसमें डेमोक्रेसी की बात की। द पैक्ट बिटवीन नेशंस एंड प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सोरियो। तो फेडरिक सोरियो कौन थे? क्वेश्चन ये है कि हु वॉज फेडरिक सोरियो। तो इन 1848 जो फेडरिक सोरियो थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने पहली बार ये विजुअलाइज किया था, मतलब ये सोचा था कि कैसे दुनिया होगी अगर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगे। ऐसे समझ सकते हैं इसको, किसी ने पहले ये सोचा ही होगा कि लैपटॉप छोटे, जो डेस्कटॉप है वो छोटा बन सकता है, डेस्कटॉप बन सकता है। किसी ने पहले ये विजुअलाइज ही किया होगा कि किसी से फ़ोन पे बात की जा सकती। तो विजुअलाइजेशन मतलब किसी ने पहले ऐसा सोचा होगा। तो यहाँ पे किसने सोचा है? पहले ये फेडरिक सोरियो ने सोचा। ये नाम याद रखिएगा, कब? 1848। और उन्होंने एक पेंटिंग नहीं, 4 प्रिंटिंग सीरीज, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिगर 1 जो आपका दिया हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका और यूरोप के लोग, मैन एंड वीमेन, जो जिसमें कि सारे एज के और सारी क्लासेस के, यानी कि चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, मार्च कर रहे हैं, यानी कि अकेले चल रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन, और ऑफरिंग कर रहे हैं होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर उसके होमेज कर रहे हैं। सो एज यू विड रिकॉल, अगर हम देखें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था, पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, वहाँ पे भी हमने देखा था जो वो है वो इनलाइटमेंट टॉर्च है। असल में टॉर्च उस समय इन्वेंटेड नहीं हुई थी, लेकिन वो इनलाइटमेंट मतलब एक कह सकते हैं जागृति की टॉर्च है कि लोग जागृत हो रहे हैं, और उसके साथ में राइट ऑफ मैन, यानी कि राइट्स अब मिल गए हैं मैन। नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं इन सोरियो, जो यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मीन्स होता है एक ऐसा विजन जहाँ पर, यूटोपियन का मीन्स है विजन ऑफ सोसाइटी देयर इज़ नो आइडिया अनलाइकली और एक्चुअली एग्जिस्ट। विजन ऑफ सोसाइटी इज सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक तरीके से यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी का विज़न है जो कि एक आइडियल सोसाइटी है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट। जैसे हम कह सकते हैं जैसे राम राज्य आ जाए कि कोई किसी को मारे नहीं, किसी को कुछ, तो हम ये कई बार सोचते हैं कि राम राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं? एक आइडियल सोसाइटी कैसी होगी? जैसे राम, सब कुछ बराबर हो, कोई झगड़ा नहीं कर रहा हो, सब कुछ। तो यूटोपियन का मतलब भी उसी से ही है, एक विज़न होना एक सोसाइटी का, एक आइडियल, लेकिन अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब लेकिन उसका एग्जिस्ट करना थोड़ा ना के बराबर है। ओके, ऑल राइट। अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो है वो किस में डील करता है? डील करता है बहुत सारे इश्यूज़ जो कि विजुलाइज किए थे किसने? सोरियो, फेडरिक सोरियो ने, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की बात हो रही है जहाँ पे नेशनलिज्म एमर्ज हो चुका है, फोर्स एंड स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब यूरोप में किस चीज़ का आगमन हो गया है या क्या होने लग गया है? यूरोप जो कि पहले बहुत सारी डायनेस्टीज, छोटे छोटे राजाओं में, मोनार्की सिस्टम में बटी हुई थी, लेकिन अब उस वहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इसका रिजल्ट क्या होता है? चेंज एमर्ज इन द नेशन स्टेट। अब ये क्या बन गए? नेशन बन गए हैं, एक राज्य बन गए हैं।
एक नेशन बन गए जिसकी वजह से इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक। पहले क्या था, बहुत सारे राजा थे, अब उनकी जगह पे क्या बनने लग गया, नेशन बनने लग गया। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया जाने लगा, इसको नाम दिया गया मॉडर्न स्टेट और सेंट्रलाइज पावर। जैसे आज हमें लिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एक गवर्नमेंट है जहाँ पर सारी पावर है उसके पास। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा हुआ है सोवरन, कंट्रोल ओवर द क्लियरली टेरिफाइड टेरिटरी। जितनी भी टेरिटरी है हमारी, जितना भी बड़ा हमारा देश है, जहाँ तक भी हमारी मतलब कह सकते सीमा है, वहाँ तक को क्या करेगा, सेंट्रलाइज, एक ही तरह की पावर होगी जो कि क्या करेगी, सेंट्रलाइज। ध्यान से समझना है क्योंकि ये यूरोप की बात हो रही है। अब एक तरीके से डेवलप हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम इन यूरोप। लेकिन जो नेशन स्टेट है, मैं जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, ऐसा नहीं है वो वहीं के ही हैं या फिर उनकी कॉमन आइडेंटिटी है, मतलब सब एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग तरह से मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो लोग एक ही तरह की हिस्ट्री को शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो चैप्टर है वो आपको बताएगा डाइवर्स प्रोग्रेस। बेसिकली एक चैप्टर आपको ये बताता है, अभी तक हमने देशों के बारे में पढ़ा, हमने सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ा डिटेल में, लेकिन हमें ये बताएगा यूरोप में क्या सिचुएशन चल रही थी, यूरोपियन कंट्री में कैसे इतनी यूनिटी आ गई या कैसे वो नेशन स्टेट बन गए। तो ये चैप्टर ऑल ओवर, जो चैप्टर का नाम ही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में कैसे आया तो समझ में आया। पहले वो पेंटिंग की बात आई, हमने पेंटिंग समझा, फिर उसके बाद हमने समझा पावर को क्या करने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कॉन्सेप्ट आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें आई हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये हम सबको पता है, फ्रांस रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे सबसे पहली बार हमें क्या समझ में आता है कि लोग एक होकर के एक नेशन बना सकते हैं। नहीं तो अभी तक क्या थे, राजा राजा के अपने अपने राज्य चल रहे थे। फ्रांस शायद आपको याद होगा कि एक तरीके से फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बन गया था कब, 1789, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि उस समय क्या हुआ था फ्रांस में, तो इसी चैनल पर क्लास 9th के वीडियोस पड़े हुए हैं चैप्टर 1 के, उसको सिर्फ आप एक बार देख लीजिए तो आपको पूरी कहानी ये क्लियर हो जाएगी। सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बार बार वहाँ पे बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए जिससे कि फ्रांस रेवोल्यूशन लेड ट्रांसफर बाय द सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यानी कि अब क्या हुआ, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है, मोनार्क सिस्टम से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। सारी पावर किसके पास आ गई है, सिटीजन्स के। यस, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ही क्या हुआ था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके के मेजर्स यूज़ किए, किसके अगेंस्ट में, जिससे कि किसकी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब फ्रांस के लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाए कि हम सब एक हैं। उसके लिए उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ला पैट्री, ला पैट्री का मीन्स होता है द फादरलैंड, एंड ली सिटियन, सिटियन का मीन्स है सिटीजन। उन्होंने बताया लोगों को नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। उन्होंने क्या किया, उस नोशन को यूनाइट करने की कोशिश की, एक कम्युनिटी की थ्रू इंजॉय किए उन्होंने इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या किया, फ्रांस के लोगों ने पहली बार यूनाइटेड हुआ, नेशन बनाए और अपने आप को आइडियाज़ कौन कौन से दिए, ला पेट्री, अपनी मतलब मदरलैंड के लिए उन्होंने दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं मदरलैंड, उन्होंने बोला ला पेट्री मीन्स फादरलैंड। और ले सिटियन का मीन्स था द सिटीजन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, 1 मार्क्स क्वेश्चन। और उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें वो बात कर रहे थे इक्वल राइट्स की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। जो नया फ्रेंच फ्लैग था जो कि ट्राइब, उसको लाया गया और किसको रिप्लेस कर दिया गया, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को। वहाँ पे 3 स्टेट्स थे। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन याद होगा, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स। जो लोग वोट नहीं देते थे वो पैसिव थे, जो लोग वोट देते थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। उनको रीनेम्ड कर दिया गया नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली याद हो, मार्टियार्स यानी कि शहीदों के, और द नेम ऑफ नेशन, यानी कि अब एक तरीके से नई चीज़ें आ रही थी। नेशन असेंबली, फ्रांस की चीज़ें क्या हो रही, चेंज हो रही है। और यहाँ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन द प्लेस ऑफ फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें सबसे मेन है कि पहली बार सारी पावर किसके पास कर दी गई है, एक के पास कर दी गई। वैसे इस चैप्टर में हमें लग रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा होती है। ये आइडिया कहाँ से आया है कि अगर हमने एक गवर्नमेंट बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर वो रूल करेगी कंट्री में तो डेमोक्रेसी आ सकती है। तो ये आइडिया यहीं से आया है फ्रांस। इन्होंने पहली बार सारी पावर को क्या किया, सेंट्रलाइज किया है।
इंटरनल अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटीज़ की, ड्यू टू एबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, एक नए तरीके के यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किए गए। जो रीजनल लोग थे उन्होंने डिस्करेज किया किसको, फ्रेंच को, एंड इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब एक ही लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बन गई किसके बीच में, फ्रांस और फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बन गई। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए इंडिया की कॉमन लैंग्वेज क्या है। रेवोल्यूशनरी थे फ्रांस के, उनका मानना था कि अब हमने अपने आप को तो कर लिया, लेकिन वो एक मिशन पे आ गए जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, जैसे फ्रांस नेशन जो था वो लिबरेट हो गया था, उसी तरीके से वो चाहते थे यूरोप में भी ऐसी चीज़ें हों। और उन्होंने क्या किया, हेल्प करने की कोशिश की या हेल्प करना स्टार्ट किया यूरोप के कंट्रीज़ को। बिकेम एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स प्रिपेयर किए जाने लग गए फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा, जिसके द्वारा लग गए लोग बात करने लग गए। फ्रांस की जो आर्मी थी जो कि मूव हो चुकी थी कहाँ पे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच इटली इन 1790s में। तो अब क्या हुआ कि विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज ने बिगन किया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। कह सकते हैं जो फ्रांस की आर्मी थी वो किस आइडिया को बाहर लेके जा रही है, अब नेशनलिज्म के आइडिया। अब हम देख रहे हैं फ्रांस जो है धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को क्या कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए फ्रांस ये है, आपको स्विट्ज़रलैंड है, ये आपका नीदरलैंड है, ठीक है, पोलैंड। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है, किस तरीके से और किसकी हेल्प से कर रहा है, इसे हम पढ़ेंगे भी। विद अंडर हिज कंट्रोल, यहाँ पे देखिए नाम सुना है हमने नेपोलियन का, जिसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, उसने बहुत सारे चेंजेस, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव किए, कहाँ पे, फ्रांस में। एक तरीके से उसने रिटर्न क्या कर दिया, मोनार्की सिस्टम मतलब फिर से राजा रानी या किसी की डिक्टेटरशिप को उसने कहते हैं दोबारा से लाने की कोशिश की। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, कोई इसमें डाउट, क्वेश्चन बनता है हु डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस में जो इतना अच्छा चलने लग गया था, नेपोलियन ने आते ही ऐसा किया। लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी उसमें कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स भी थे जो कि पूरे सिस्टम को, जो पूरा जो सिस्टम चल रहा था फ्रांस में, उसने उसे बहुत रैशनल और एफिशिएंट बना दिया। ठीक है, तो वो क्या थी, द सिविल कोड ऑफ 1804, ये डेट आपसे पूछी जाती है। ऑल्सो नोन एज नेपोलियन, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियन कोड। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एग्जैक्ट आंसर है, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो लोगों के पास जस्ट बिकॉज ऑफ बर्थ, याद आ रहा है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9 में, सारे प्रिविलेज जो दिए गए थे वो किसके बेस पे दिए गए थे, बर्थ के बेस पे। तो अब क्या है कि सारे प्रिविलेजेस हटा लिए गए, इस्टेब्लिश की गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सबके पास अपनी प्रॉपर्टी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च के पास प्रॉपर्टी है या फिर जो क्लर्जी है उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टी है। अब पूरी तरीके से क्या हो गया, किसके कंट्रोल, इस पूरी तरीके से इस कोड ने, कौन से कोड ने, द सिविल कोड, नेपोलियन कोड ने पूरे फ्रांस को फिर से क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, देख रहे हैं नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, उसने अपने आप में बहुत आराम से सब जगह अपना कब्जा कर लिया, एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेल्फड्रम, यानी कि जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उनको सेल्फड्रम मतलब आप उन दूसरों की ज़मीन पे ही काम करेंगे, इन सब चीज़ों से हटा दिया। मैनोरियल ड्यूज, उनसे ज़बरदस्ती जो लिए जाते थे वो भी हटा दिए। नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, गिल्ड, अब क्या हो सकता था, गिल्ड मतलब व्यापारी जो हैं वो आराम से व्यापार कर सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे उनके ऊपर। तो कुछ तो नेपोलियन ने अच्छे काम किए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, एक तरीके से जो थोड़ी सी कसर रह गई थी फ्रांस के नेशनलिज्म में, या फिर कह सकते हैं जब वो वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई या कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो नेपोलियन ने क्या किया, वो सारे ब्लॉक्स या वो सारी जगह भी क्या की, भर दी। तो उसके बाद में जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स थे, उन्होंने भी रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज कर दिए वेट मेजर्स को, कॉमन नेशनल करेंसी को फैसिलिटेट किया, मूवमेंट किया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल वन रीजन टू अनदर, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बढ़ गया, चीज़ें बहुत अच्छे से होने लग गई। अब जो जितना अच्छा अच्छा हमें दिख रहा है किसके बारे में, फ्रांस के बारे में, नेपोलियन ने जो किया, ये धीरे धीरे किस में चेंज हो गया, हॉस्टिलिटी में। क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन द पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारे जो अरेंजमेंट थे सब कर कौन रहा था, अकेले नेपोलियन कर रहा था, यानी कि उसकी मर्जी चल रही थी, ये किसी भी पॉलिटिकल फ्रीडम के पास की बात नहीं हो रही है। उसने इंक्रीज़ कर दिया क्या, टैक्सेशन, सेंसरशिप लगा दी, अपनी मर्जी चलाता था, फोर्स किया किसको, कॉन्स्क्रिप्शन एंड इनटू द फ्रेंच
आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती या फोर्स किया कि आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो बुला लिया जाएगा किसमें, फ्रांस की आर्मी में, जिससे कि वो किसको कनकर कर सके। उसका एक ही मतलब मेन उद्देश्य था कि पूरे यूरोप पे किसका कब्जा हो, नेपोलियन का। ऑल सीम्ड आउटवेट एंड एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो हमें समझ में आया कि उसने जो भी चेंजेस किए वो सारे अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। तो समझ में आ गया ये। तो फ्रांस की कंडीशन अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर से नेपोलियन ने आके वहाँ पे क्या किया, फिर से आके अपनी नेपोलियन कोड इस्टेब्लिश कर दिया और फिर से वहाँ की पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट हेडिंग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो से कितना समझ में आई नो कि ये बाकी और चैनल्स की तरह बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बट येस व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 इज़ दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको अपनी बुक्स की हर लाइन को पढ़ना होगा, और सिर्फ एक बार, ये भी गारंटी है, सिर्फ एक बार आप अपनी बुक की लाइन को पढ़ लीजिए, स्टोरी को समझ लीजिए, उसके बाद आप किसी भी वीडियो को देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद इस पर पीपीटी के वीडियोस लेके आऊँगी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों के। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल है कि अपनी बुक की एक एक लाइन को पढ़ना, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने एक बार पढ़ ली, कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास बेस्ट आंसर होगा उसका। आप कितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, कितनी भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे कि कैसे कंट्री चेंज हुआ। एक बार घर में पूरी कहानी समझ में आ गई, घुमाते रहिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ़ येस प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड, और मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल हिंदी में जाएँ हम, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल हिंदी में, जिससे कि एक जो बच्चा जो क्लास में है जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा वो भी इस चैप्टर को समझ सके, क्योंकि ये उसका हक है कि उसे समझ में आए। तो दैट इज़ ओनली माई मेन मोटो कि आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपकी चॉइस है। कहने का मतलब ये कि ये आपके चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ ही नहीं आया तो आपका इंटरेस्ट आया या नहीं। ज़रूरत ये है कि आपको समझ में आ गया, देन यू डिसाइड कि हाँ ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है या नहीं। आई होप कि this video is useful for you. Please subscribe this channel and share with your friends.